स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आपको एक और टॉपिक पढ़ाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो क्या है सर? वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज ये हैशटैग चलेगा किसका? चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबसे पहला मन में डाउट आता है, सवाल उठता है कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो बड़ा सिंपल है, नाम में ही खासियत है। क्या है खासियत भाई? इक्यू का मतलब हो गया इक्वल प्लस पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब तो आपको पता ही है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। यही मिलके क्या बनता है? इक्विपोटेंशियल। कुछ समझ में आया बात? इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। पोटेंशियल तो पढ़े आप लोग जस्ट, क्या पोटेंशियल पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर। तो पोटेंशियल अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक ना। और यही पता होगा कि स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट ही होता है। चलिए, किसी लाइन चार्ज के लिए भी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पर जैसे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? V बराबर के क्यू बटा आर। किसी दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निश्चित दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है? ए कांस्टेंट। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके कई सारे पॉइंट्स को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे साथ में, है ना, कैसे कैसे क्या करना है। तो आइए डिफाइन करते हैं। सबसे लिखते हैं द इक्यू पोटेंशियल surfaces are the locus। लोकस का मतलब क्या था? समूह। लोकस ऑफ all the points of a surface having same या equal potential। यानी कि इक्वल सरफेस है, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स का समूह, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के लोकस का सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक क्यू चार्ज है, हो सकता है इस क्यू चार्ज से एक सर्टेन दूरी आर पर कोई पॉइंट ले लिया जाए। तो इसको घेरते हैं, इसको सेंटर, इसको रेडियस मान के एक स्फीयर खींच लेते हैं, खींच सकते हैं। अब जरा देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर भी है तो बराबर बराबर डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी क्या होगा? सबका भी नहीं होगा, सबका पोटेंशियल क्या होगा? भी ही होगा। और अगर भी होगा तो इसका मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? भी ही होगा। अगर भी होगा तो क्या ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे सर, क्योंकि इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो छोटा कर देते हैं तब भी इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब भी इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, चार्ज सेम डिस्टेंस कांस्टेंट। किसी उस पॉइंट के लिए चार्ज सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा ना। इस कारण से ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। और भी समझते हैं ना, ये तो शुरू ही किए हैं सर। ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। ठीक बात है। आइए इसको और डिटेल से समझने के लिए हम लोग इसके प्रॉपर, जैसे कि अच्छा पिक्चर बना के देख सकते हैं। यही मान लेते हैं कोई एक्सिस चुन लिया हम लोग अपने मर्जी से, एक्स एक्सिस है, ठीक है। किसी चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए। दिख रहा है? 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो इस तरीके से पोटेंशियल दिया हुआ है।
इसी प्रकार से अगर स्फेरिकल का बात कर ले हम लोग, सेंटर पे कोई चार्ज है, एग्जाम में पूछता है ये वाला, अंदर वाले का 30 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट, उसके बाद 10 वोल्ट, यानी कि इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 30 वोल्ट है। इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है। इसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। इधर वाले का बात करें तो 40 वोल्ट, 40 वोल्ट प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल, 40 वोल्ट प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल, 30 वोल्ट प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल, 20 वोल्ट etc। तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखा जाए। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज का, फॉर ए पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and equipotential surfaces are the concentric spheres। कैसा होता है वो, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है। कैसा के लिए, अब एक पॉइंट चार्ज हो Q, तो बराबर, अभी समझाया ना आपको, बराबर बराबर डिस्टेंस पर 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। अगर कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसके सरफेस का तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ही होगा। सेंटर लेते हैं तो अब देख सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए जो पॉइंट है उसको सेंटर मान के लोग अलग अलग सर्किल खींचे और उस सर्किल पर के प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब यहां भी इस कंडक्टिंग स्फीयर का भी ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। इसको सेंटर लेके अलग अलग रेडियस पर अगर हम लोग सरफेसेस को खींचे तो प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए सेम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस सरफेस का 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड सो ऑन। बाहर वाले का चलो भैया अर्थ कर देते हैं 0 वोल्ट, है ना। ये सब बात सिखाए मैं कॉन्सेंट्रिक वाले का पोटेंशियल निकालना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होता है। चलिए इधर से मिटा दे, इस लाइन को भी हटाइए, समझ में आ रहा है चीज। इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब तो वही है पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल वाला। इसी क्रम में अगर हम लोग कहेंगे नहीं सर पॉइंट चार्ज नहीं है, लाइन चार्ज है, तो क्या कहेंगे, फॉर ए लाइन चार्ज, किसी लाइन चार्ज के लिए द इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस आर द कोएक्सियल सिलेंडर्स। कोएक्सियल सिलेंडर्स होता है किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। मतलब लाइन चार्ज हो गया मतलब आपका जैसे कि कोई तार वगैरह है, वायर, इस वायर पे अगर हम लोग चार्ज दे दें या कोई चार्ज रॉड वगैरह है, कुछ इस प्रकार से अपना सा इसको चार्ज दे दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मान लेते हैं यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, पूरा गोल करके घूमेंगे। ये लाइन चार्ज हुआ ना, ये लाइन चार्ज, इसके गोल करके बराबर डिस्टेंस पर, तो ये एक सिलेंडर टाइप का शेप बन जाता है। मान लेते हैं 30 वोल्ट, कुछ और आगे बढ़ेंगे एक और सिलेंडर बन जाएगा, फिर कुछ और आगे बढ़ेंगे एक और सिलेंडर बन जाएगा, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस तरीके से। यहां भी वही बात है, आर डिस्टेंस पर लेते हैं, चार्ज रॉड है, इसी प्रकार से मान ले रॉड है, ये गोल पूरा इस तरीके से गोल सिलेंडर टाइप का शेप बनेगा बराबर डिस्टेंस के लिए। ये लाइन चार्ज कहां पे आ गया, सिलेंडर के एक्सिस पे आ गया ना। कुछ और दूरी पे ले लेते हैं,
एक और सिलेंडर यहां ले सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग स्फेरिकल लेते हैं और लाइन चार्ज के लिए कैसा लेते हैं? सिलिंड्रिकल। यही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की, इस तरीके से इधर भी इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, इधर भी आएंगे, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पर भी आएंगे। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्फेरिकल होता है पॉइंट चार्ज के लिए, या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और लाइन चार्ज के लिए हम लोग कैसा लेते हैं? कोएक्सियल, जिसका एक्सिस सेम हो, कोएक्सियल सिलेंडर्स लेते हैं। अब इस दोनों पिक्चर को देखने के बाद एक बात समझ में आ रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी, कि सर इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमेशा लगता है 3D ही होगा। यस, द इक्विपोटेंशियल surfaces are always 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? हमेशा 3D में ही होता है। 3 प्रॉपर्टी हो गया। एक प्रॉपर्टी और देख ही लीजिए यहां पे, टू इक्विपोटेंशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेते हैं, इसको याद करना है आपको। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा? लॉजिक है इसके पीछे, नहीं करने के पीछे कारण है। क्या कारण है? बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर two values of potential। एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल का दो वैल्यू का पिक्चर से दिखाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है कि एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल हो जाए। कैसे? आइए दिखाते हैं, पिक्चर से समझेंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो फिजिक्स का मजा है ना, पहले लिख कर फिर पिक्चर बनाकर फिर थोड़ा सा याद वाद करके, है ना, समझते हैं हम लोग सारा बात। एक सरफेस ये मान लेते हैं 30 वोल्ट, एक सरफेस ये मान लेते हैं, जाए तो कट कर गया है, कट करता हुआ सा दिख रहा है, ये तो कट कर गया। कट कर गया तो क्या हो गया सर? इसका मान लेते हैं 20 वोल्ट। अगर कट कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या ले? 30 वोल्ट ले कि 20 वोल्ट ले? कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, क्योंकि 30 लेके चलते हैं, इसके लिए बुरा मान जाएगा ना, तो 20 भी तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या ले नहीं ले कंफ्यूजन है, इसलिए बोलते हैं कि नॉट पॉसिबल भाई, ना काटेगा, ये संभव ही नहीं है कि एक दूसरे को काटे। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि कटान बिंदु पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल हो जाता है, जो कि संभव गलती से भी नहीं है। अच्छी बात है। ये 4 नंबर हो गया। 5वां प्रॉपर्टी पे आइए। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? 5th नंबर प्रॉपर्टी कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to an equipotential surface। क्या मतलब? मतलब ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी तक पिक्चर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। देखना सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इधर भी देख सकते हैं रेडियली आउटवर्ड 90 डिग्री 90 डिग्री। सिलेंडर वाले में, स्फीयर वाले में देख लीजिए, ठीक है, 30 वोल्ट 20 वोल्ट 10 वोल्ट पॉइंट चार्ज के लिए। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन डायरेक्शन के लिए बात करेंगे किधर से किधर? तो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल,
लॉजिक आपको पता है कि नेगेटिव में होता है, तो हाइयर से लोअर की ओर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा। हाइयर से लोअर की ओर इधर होगा, हाइयर से लोअर की ओर इस तरफ होगा, हाइयर से लोअर की ओर। समझ रहा है बात? क्यों? क्योंकि आपको बताया हुआ कई बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो 30 से 10 की ओर, 30 से 10 की ओर होगा हमेशा। इधर वाला बिठाते हैं, एक क्वेश्चन भी देखते हैं इस पर, है ना, परपेंडिकुलर वाले में। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके एचसी वर्मा का सवाल है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सिस है, जो 60 डिग्री का एंगल है ना शायद, ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के साथ किसी चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस 60 डिग्री पे है, कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री पर। ये बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है द गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इसका हो गया 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे बताएंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री बनना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री बनना चाहिए। ये आपका बीच का गैप हो गया डेल्टा आर। दो इक्विपोटेंशियल, यहां पर देख लीजिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कितना हो गया? डेल्टा आर, जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से क्या मतलब है मेरे को? हमको तो 90 डिग्री का लेना है। तो डेल्टा आर का ये कंपोनेंट लेंगे ना, डेल्टा आर कॉस 30 डिग्री इस साइड, डेल्टा आर कॉस 30 डिग्री। तो अच्छा, तो पोटेंशियल, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा भी बटा डेल्टा आर। अब चूंकि परपेंडिकुलर लेना है तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर लेना तो क्या लेंगे? कॉस थीटा लेंगे ना। डेल्टा भी का वैल्यू 40 माइनस 30, डेल्टा आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और यहां 60 डिग्री है तो बच कितना जाएगा? यहां 30 डिग्री बचेगा ना, तो कॉस 30 डिग्री। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 10/10 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये 10 से 10 कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, 2 भी चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुना 10 का पावर 2/√3। अब चाहिएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसका आंसर है 200/√3 न्यूटन पर कूलम्ब आंसर। ये आपका आंसर है। बात समझ में आया? तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कौन सा डिस्टेंस लेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लेंगे। अब फिर मन में कहेगा सर जी ऐसा क्या कहते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा? भाई मैथमेटिक्स भी कहेगा इस बात को। देखो कैसे, हम सभी लोग जानते हैं सिंस ई बराबर क्या होता है? डेल्टा भी बटा डेल्टा आर कॉस थीटा फॉर्मूला लगाए हम लोग, या इसे देखो पोटेंशियल भी बराबर क्या लिखते हैं? ई डेल्टा आर, पोजीशन वेक्टर है तो डॉट लगाएंगे, या डेल्टा भी बराबर क्या लिखेंगे? ई डेल्टा आर कॉस थीटा, हाँ कि ना? यस सर लिखेंगे। तो चलिए लिखेंगे, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होना चाहिए। किसी दो पॉइंट का देख लीजिए, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
दिस इंप्लाइज ई डेल्टा आर कॉस थीटा बराबर 0 या कॉस थीटा बराबर 0। 0 कब होगा? जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि परपेंडिकुलर होगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। इसके बाद इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? आगे देखते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि द मतलब 5 नंबर होगा ना, द सरफेस ऑफ एन the surface of a conductor, the surface of a conductor is always, ये कैपेसिटर प्रॉपर्टी पे काम देता है। The surface of a conductor is always an equipotential surface। क्वेश्चन कहेगा why, क्यों होता है? किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का सरफेस हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सवाल उठता है क्यों होता है? लिखते हैं ना इसका कारण, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हम लोग जानते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग ए चार्ज on the surface of a conductor, ink कम पड़ जा रहा है, so surface of a conductor is always 0। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को मूव करवाने में किया गया वर्क हमेशा 0 होता है। अच्छा, कैसे होता है? तो जिस प्रकार से पानी के सतह पर तेल की कुछ बूंदों को गिरा दे, गिरा सकते हैं ना, पानी के सतह पर तेल की कुछ बूंदों को गिरा दे तो क्या होगा? पानी के सतह पर वो तेल की बूंदें फैल जाएंगी खुद ब खुद। उसके लिए फूंक नहीं मारना पड़ेगा, फैल जा नहीं। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से अगर किसी कंडक्टर को हम लोग अगर चार्ज दे दें, यहां पे चार्ज अगर दे दे Q, ये चार्ज अपने आप कंडक्टर के पूरे सतह पर फैल जाएगा खुद ब खुद। इसके लिए कोई वर्क हमको करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक चार्ज खुद ब खुद चल के चला जाएगा। इसके लिए कोई वर्क करने की, अच्छा हम लोग पंखा का स्विच ऑन करते हैं तो करंट पंखा तक खुद ब खुद चला जाता है। ये डंडा से मार के भेजते, पहुंचो 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 पहुंचो, नहीं पहुंचा, फिर मारो, फिर पहुंचेगा, तब पंखा चलता है क्या? नहीं ना। स्विच के पास से करंट बोले तो चार्ज का फ्लो खुद ब खुद पंखा तक चला जाता है। इसलिए तो कंडक्टिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं ना, कि चार्ज अपने आप फ्लो कर जाए। नहीं तो फिर लकड़ी उकड़ी के सिक्की से ना तार को दबा देते, करंट को दबा देते। तो ऐसा तो होता है ना, कंडक्टिंग वायर से होता है। तो वायर के केस में हम लोग समझ में आ गया, या कंडक्टर के केस में कि चार्ज को मूव करवाने में वर्क हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। चलिए 0 होता है तो हम सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कितना बार तो पता है, बोलिए क्या जानते हैं? जानते हैं कि किया गया वर्क W बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल। तो 2 पॉइंट का में चार्ज को मूव करवा रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V एज, या फिर 0 बराबर लिखते हैं ना, W का वैल्यू कितना लेंगे? वर्क तो 0 होता है ना, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि V2 माइनस V1 एज Q कैन नेवर बी 0। चार्ज तो 0 होगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो मूव कर रहा है। तो क्या 0 होगा? V2 माइनस V1 0 होगा, या V2 बराबर V1 कह सकते हैं। तो पता चलता है कि ओ, इसका मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तब तो पोटेंशियल 2 पॉइंट का बराबर आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे पता चला? क्योंकि 2 पॉइंट का पोटेंशियल ब बराबर आ गया, और जब ब बराबर आ जाए तो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। वेरी गुड।
चलिए, अब ये करता क्या क्यू पोटेंशियल सरफेस, 6 नंबर प्रॉपर्टी या 7 नंबर जो भी आपका देख लीजिएगा भैया। इट गिव्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मजबूत और कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बतलाता है। ठीक बात है, ये कमजोर और मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बतलाता है। कैसे बतलाता है? हम सभी लोग जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेल्टा भी क्या लेते हैं, ए कांस्टेंट, हाँ कि ना। दिस इंप्लाइज E proportional to 1 bata delta, that is at the gap between two equipotential surfaces is increases the value of electric field. The value of electric field is डिक्रीजेस, यानी कि जो जो गैप बढ़ेगा, जो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी घटेगा। अच्छा, कैसे घटेगा सर? कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं उसके लिए। ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, नाम दे दिया गया ए बी सी। कहां का गैप ज्यादा, कहां से थोड़ा सा बड़ा। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए एक सरफेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉइंट दे दिया गया ए बी सी। कहां का फील्ड ज्यादा, कहां का फील्ड कम? तो जहां गैप कम होगा, जहां गैप सबसे कम होगा, वहां का फील्ड सबसे ज्यादा। तो ए का गैप सबसे कम है तो ए का ज्यादा, फिर बी का ज्यादा, और सबसे लास्ट में सी का। एक इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, ये है, ये पॉइंट दे दिया गया ए, ये पॉइंट दे दिया गया बी, ये पॉइंट दे दिया गया सी। अब बताइए, या फिर नीचे कहीं दे दिया गया। तो बी पर देखिए गैप सबसे कम है, तो बी पर का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, ये तो पूरा फैल रहा है। तो सी पर का और सबसे कम ए पर का। तो ये रीजन बतलाता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। बात समझ में आया? चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके पक्का बताइए। अच्छा, कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं बनाता ही रहता हूं और आप लोगों के सेवा में डालता ही रहता हूं। तो बेल आइकन दबाने से जो ही वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तुरंत क्लिक करके उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 12th की तैयारी इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में अच्छा से नंबर आ सके। और नंबर तभी अच्छा आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।